नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल। हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में हम आपकी मुलाकात कराते हैं शहडोल संभाग के उमरिया जिला मुख्यालय में 6 बार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चुनकर आए अधिवक्ता पुष्पराज सिंह जी से। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। उमरिया जिला मुख्यालय में कम से कम 3 दर्जन अधिवक्ता तो होंगे वहां पर, तहसील और न्यायालय में मिलाकर, और पूरे जिले की बात करें तो लगभग 1 सैकड़ा अधिवक्ता होंगे। 11 साल हो गए आज आपको, लगातार आप वहाँ के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं। एक्चुअली में क्या है, जिला अधिवक्ता संघ उमरिया में वर्तमान समय में करीबन 400-450 अधिवक्ता है, और उमरिया में जो उमरिया जिला न्यायालय है वहाँ करीबन 150-200 अधिवक्ता वकालत करते हैं। हमारे साथ जो कलेक्ट्रेट तहसील के अधिवक्ता है वो भी जुड़े हुए हैं। नौरोजाबाद तहसील में जो काम करते हैं वो भी जुड़े। करीबन जो मतदाता सूची बनती है करीबन 310-315 की बनती है। उसमें ये है कि जब से जिला न्यायालय उमरिया बना है तब से मैं निरंतर 2010 से जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष हूँ। उसके पीछे कारण यह है कि मैं पिछले अधिवक्ताओं जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु जिस दिन से मैं बना हूँ मैंने प्रयास किया है कि अधिवक्ताओं की जो मूलभूत समस्या है, जजों के बीच में समन्वय और उनके जो अधिवक्ताओं के निजी जो काम होते हैं, घरेलू काम होते हैं, अस्पताल के काम होते हैं, पुलिस थाने के काम होते हैं, आर्थिक मदद होती है, शादी ब्याह होता है, उन सब में मैं पूरी उनके भाई के समान हिस्सेदारी करता हूँ। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है अधिवक्ताओं को तो मैं उनके साथ, जजों से, कलेक्टर से, एसपी से निरंतर बात कर, हर परेशानियों में उनके साथ खड़ा रहता हूँ। और उसका ये आउटपुट जब चुनाव होता है तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और इसी कारण मैं निरंतर आज 10-11 वर्षों से वहाँ जिला अधिवक्ता संघ का उमरिया का अध्यक्ष हूँ। सभी का सहयोग मुझे मिलता है और सभी मुझे सकारात्मक रूप से एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में और अध्यक्ष के रूप में देखते हैं। आप अधिवक्ता के साथ कांग्रेस की जिला बॉडी में भी हैं जी, और किसान प्रकोष्ठ में भी हैं, और रेल रोको आंदोलन, ऐसे कई आंदोलन आपने किए हैं। जी। लेकिन अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य अपन देखते हैं तो करीब ये 4था कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में यहाँ पर। और मुख्यालय की आपके अनुकूल वहाँ की बात करें उमरिया की, तो वहाँ पर बांधवगढ़ में ही भाजपा के विधायक हैं, मानपुर से भी बांधवगढ़ के भाजपा के विधायक हैं, रेगुलर और स्थानीय निकाय में भी और जनपद वगैरह में भी हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मतलब इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी कोई ऐसा बीच का समीकरण है जिसको आप निकाल के सबको साथ लेते हैं, या फिर कुछ भाजपाइयों से साठगांठ हो जाती है? नहीं, भाजपाइयों से किसी प्रकार से मेरी साठगांठ नहीं है। मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में रहता हूं तो मैं शुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हूं, और कांग्रेस की जो विचारधारा है, सिद्धांत है, उसके लिए मैं काम करता हूं, और मंचों के माध्यम से मैं इस तरीके की बातें करता हूं। परंतु जहाँ पे जिला अधिवक्ता संघ का मामला आता है, अधिवक्ता न्यायालय परिसर का मामला आता है, तो कोई भी किसी भी दल का हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार से मैं दल को रूप में नहीं देखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो वकील है उसको अध्यक्ष की जरूरत है, मेरी जरूरत है, मैं उसके लिए काम करता हूँ। और जो न्यायालय परिसर है, कहीं का भी न्यायालय परिसर, मैं सकारात्मक रूप से बिना दल राजनीति के लिए उनके लिए खड़ा रहता हूँ, काम करता हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ। बहुत सारे ऐसे उमरिया न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो पदों पे रह चुके हैं वो अधिवक्ता है। जब जरूरत पड़ती है तो मैं बिना वकालतनामा के जजों के सामने उनके पक्ष में खड़ा रहता हूँ, उनके लिए बात करता हूँ, और वो लोग मुझे पसंद भी करते हैं। और उनका मानना भी है कि जो मैं हूँ, जिस प्रकार से मैं काम करता हूँ, यदि राजनीतिक जीवन में ऐसे लोग आ जाएं तो जो हिंदुस्तान की राजनीति है बहुत अच्छे से चलेगी। इसी का मुझे लाभ मिलता है। बस 2 दशक पहले की बात करें तो उस समय जब अजय सिंह वहाँ के विधायक थे और मंत्री भी रहे, और एक मतलब उमरिया मतलब अजय सिंह माना जाता था कांग्रेस के शासनकाल में, तो उस समय आप अजय सिंह के काफी करीब माने जाते थे। अजय सिंह जहाँ रहेंगे वहाँ पुष्पराज सिंह रहेंगे, साथ में ही रहते थे। फिर एक ऐसा समय आया कि मनभेद हो गए या किसी बातों को लेकर मतभेद हो गए, क्या कारण था? मैं जो राजनीतिक शुरुआत की तो उनके जो पिताजी थे बड़े नामी और सम्मानीय थे उस क्षेत्र में, बाबू रणविजय प्रताप सिंह जी, उन्होंने मुझे सदस्यता दिलाई और मैं अजय सिंह जी के साथ राजनीति करता रहा। अजय सिंह का जो परिवार का कहा जाए और उनका कहा जाए व्यक्तिगत रूप से 2003 तक उनके परिवार का रहा, मतलब विधायक थे उनके बड़े भाई नरेंद्र प्रताप सिंह, तब भी उनके साथ रहा।
और वो जब वो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, वो रहे, जयलाल राय जी रहे, तब भी मैं कांग्रेस पार्टी में उन्हीं के साथ कंधे से कंधे मिला के चलता रहा। परंतु 2015 के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, कुछ लोग ऐसे पार्टी में आ गए जिन लोगों को लगा कि मेरा हस्तक्षेप ज़्यादा है और मेरी महत्वाकांक्षा ज़्यादा है, मैं आगे तक जा सकता हूं, और अजय सिंह मेरे को सपोर्ट करते थे, निश्चित रूप से वो सपोर्ट करते थे, और हमारे बीच में कोई इस तरीके का लालच नहीं था। मगर हो गया, उन लोगों को लगा, और धीरे धीरे राजनीति में मनमुटाव, प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना और ये सब मामलों को लेके आए, और इस कारण ये हुआ कि आज वो अपने काम तरीके से करते हैं, मैं अपने तरीके से करता हूँ, और मगर आज भी मैं संवादहीनता उनके साथ नहीं है। हमारे जो पारिवारिक संबंध है वो आज भी है, परंतु राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं हमारे और उनके बीच थोड़ी बहुत दूरियां हैं। जो आप लोगों से जुड़े हुए लोग हैं या जिन्होंने अधिवक्ता संघ का चुनाव लड़ा और राजनीति में थोड़ी भी रुचि रखते हैं, उनका मानना है कि जब अधिवक्ता संघ के चुनाव होते हैं वहाँ पर जी, तो उस समय आपको कहीं ना कहीं दल तो आ ही जाता है, भले ही हम अंदर अधिवक्ताओं की चुनाव हो रहा है, लेकिन भाजपा और कांग्रेसीकरण कहीं ना कहीं कुछ हो ही जाता है। आपकी जीत के कारण सबसे बड़ा ये रहता है कि अजय सिंह वाला जो गुट है, अजय सिंह से जो मनमुटाव सतही तौर पर दिखता है, अंदर से जो कुछ भी हो, तो वो सामने खड़े नजर आते हैं। इस कारण भाजपा वाले आपका साथ दे देते हैं, इस कारण आप आगे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है। वहाँ पे उमरिया जिला अधिवक्ता संघ जहाँ से मैं निर्वाचित होता हूँ, वहाँ देखा जाए तो खासकर कोर्ट कैंपस के अंदर राजनीति नहीं है। और दूसरी बात, निश्चित रूप से एक बार कोई पंच जीत जाता है तो दोबारा मुश्किल पड़ता है। मैं 6 बार चुनाव जीता हूँ, निश्चित रूप से मेरे दल के लोगों को, अन्य दल के लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, परंतु जो लोग आते हैं वो जानते हैं, वो कहते भी हैं कि चुनाव के समय की जब ये फार्म भरे जाने लगते हैं कि ये चुनाव जीत जाएगा, वो जीत जाए, तो विरोध अपना तेजी से और तीव्रता के साथ वो लोग मेरा नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? मेरा जो काम करने का तरीका है और आचरण है, और जो मैं वक्ताओं से जीवंत संपर्क में रहता हूँ, वो कहीं ना कहीं ये गुटबाजी को छोटा कर देता है और मेरे को सफलता दिला देता है। यही मेरा सबसे बड़ा राज है। वर्तमान में तो अभी 2 वर्षों से करीब कोरोना काल के कारण ट्रेनें वैसे ही बंद हैं, लेकिन एक समय जब उमरिया जिला बना था, उसके बाद जो एक्सप्रेस ट्रेनें थी, संपर्क क्रांति की बात करें, और भी कई ट्रेनें थी, तो रेल रोको आंदोलन उमरिया से शुरू हुआ था संभाग में, फिर वो आसपास के जिलों में और शहरों में, नगरों में गया। उसमें एक नागरिक मंच बनाया गया था, उसकी अगुवाई आप कर रहे थे। जी, नागरिक उन दिनों उमरिया जो में बहुत सारी ट्रेन आती थी, जाती थी, रुकती नहीं थी। वहाँ के लोगों में, आसपास के लोगों में इस बात की बेचैनी थी कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसके ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कोई ऐसा संगठन आए जो कि काम करे। तो अब मैं ही उसका नेतृत्व किया, जिला नागरिक मंच का गठन किया हम लोगों ने 2011 में, और उसी समय यहाँ पे से संपर्क क्रांति ट्रेन एक चली जो कि राज्यों से लेके राजधानी को जोड़ती थी। उमरिया में उसका स्टॉपेज नहीं था, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि उमरिया बांधवगढ़ है, यहाँ पे रुकती नहीं है, एयर स्ट्रिप बन गया है, इसके लिए कुछ संघर्ष किया जाए। तो हमने नागरिक मंच के माध्यम से 2011 में एक आंदोलन किया था, रेल रोको आंदोलन। और रेल रोको आंदोलन में पूरे लोग उसमें सम्मिलित हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कांग्रेस के लोग जो जनप्रतिनिधि थे, जिला पंचायत थे या जो नगर पालिका छोटे जनपद अध्यक्ष, सभी स्तर के लोग आए थे। और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वहाँ पे आंदोलन हुआ था, जिला नागरिक मंच के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन था। और उसमें फिर रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी आए, ADRM स्तर के लोग आए, और उसी दिन ही उसी मंच के माध्यम से जो यहाँ पे जम्मू तवी ट्रेन नहीं रुकती थी, उसकी उन्होंने घोषणा की कि अगला जो इसका टर्न है जो डेज में आएगा उसको रोकी जाएगी। और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ समय पश्चात हम संपर्क क्रांति को उमरिया में रोकेंगे। इसके बाद भी जिला नहीं रुकी वो ट्रेन, मगर जिला नागरिक मंच के माध्यम से हम लोग दिल्ली गए, रेल भवन गए, उस समय जो हमारी सांसद लंबी लड़ाई लड़ी गई, बहुत लंबी लड़ाई गई, और लास्ट में आउट ऑफ टर्न। एक्चुअली में संयोग ये देखिए कि यहाँ के जो GM थे अरुणोदय कुमार जी थे, और वो लास्ट में वो जब वो हम लोग वहाँ जो दिल्ली गए तो वहाँ रेलवे के चेयरमैन हो गए, क्योंकि हमारे उनसे रेल संघर्ष के माध्यम से वो था, तो उन्होंने भी हमको सहयोग किया और रेल मंत्री ने भी सहयोग किया, और वो लास्ट में संपर्क क्रांति ट्रेन रुकी। आज भी हम जिला नागरिक मंच, आज भी उमरिया में रेल रोको आंदोलन, अस्पतालों को लेके, लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेके हम लड़ाई लड़ते रहते हैं। और उमरिया जिला में राजनीतिक दलों से ऊपर कहीं ना कहीं जिला नागरिक मंच का नाम है। लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि यदि राजनीतिक हिस्सेदारी इसकी होगी तो इस संगठन को या इस NGO को सफलता मिलेगी।
एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में आपकी पहचान है, एक क्रिमिनल लॉयर के रूप में। जी, जी। आप कांग्रेस के शासनकाल में सरकारी वकील भी थे आप, जी। उस समय भी जो आपका कार्यकाल था तो एक क्रिमिनल लॉयर के रूप में मामले तो सब आते होंगे सामने, लेकिन जी। क्रिमिनल जो मामले आते थे उसमें आपकी विशेष रुचि रहती थी और उसमें सफलता भी मिलती थी। इसका एक अलग जो एक 2 दशकों के दौरान जो पहचान मिली आपको, जी। एक क्रिमिनल लॉयर के रूप में आपको पहचान मिली। जब मैं उन दिनों शासकीय अधिवक्ता था कांग्रेस में, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उन दिनों जिला सरकार की कॉन्सेप्ट था और जिला सरकार के कॉन्सेप्ट में ये था कि जो योग्य व्यक्ति होंगे, योग्य लॉयर होंगे, उनको सरकारी वकील बनाया जाएगा। उसी अनुक्रम में उमरिया कलेक्टर ने मैं बनाया था सरकारी वकील। तो कार्यकाल तो मेरा कम था, परंतु मेरे सामने कुछ ऐसे मुकदमे आए जो इस उमरिया जिले को और इस संभाग को में हस्तक्षेप करते थे, उनकी भूमिका नजर आती थी। उस दौरान एक मामला, एक बहुत हार्डकोर क्रिमिनल हुआ था इस संभाग का, भी लोग जानते हैं, महेंद्र प्रयासी। महेंद्र प्रयासी ने एक साथ कई लोगों का मर्डर किया था वहाँ पे पड़कुली गांव में। उसमें भी मैंने शासन की तरफ से पैरवी की थी, उसको आजीवन कारावास हुई। एक मामला था यहाँ पे बिरसिंहपुर पाली के बड़े प्रतिष्ठित नागरिक थे, वहाँ के प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष थे, बड़ी हैसियतदार थे, ठाकुर ओमकार सिंह। उनका भी एक पग्गल विश्वकर्मा नाम का आदमी था, लड़का था, उसने उनको दाढ़ी बना रहे थे वहाँ पे बस स्टैंड में, खुलेआम गोली मार के सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी थी। बड़ा दहशत का माहौल था तमाम वहाँ पे। जो डॉक्टर था वहाँ पे, एक डॉक्टर थे, उनसे इतने अच्छे संबंध थे ओंकार सिंह साहब के, उन्होंने उसने पोस्टमार्टम नहीं किया, उसके आंसू आ गए थे। वो इतना दर्दनाक घटना हुई थी ओंकार सिंह वाले में, उसमें मैंने भी पैरवी की थी और उसमें पैरवी में ये स्थिति हुई थी कि सभी समस्त गवाहों ने शासन के पक्ष में बोला था और वो जो एक्यूज था पग्गल विश्वकर्मा, उसको लगा कि मेरे को कहीं ना कहीं आजीवन कारावास या मृत्युदंड होगी, तो वो एक चलती ट्रेन से कूद गया और सुसाइड कर लिया था। एक और मेरे उस कार्यकाल में एक मामला आया था, चंदिया का मामला था, एक ट्राइबल का मामला था, एक वो था, वो अपने 5 माह की बच्ची थी, वो अपनी माँ के साथ सोई थी और उसका एक 3-4 साल का बच्चा, एक तो 3-4 साल की और बच्ची, उसको सूने घर में रात के समय में वो मिट्टी का तेल डाल के जला दिया था। उसके जो हम लोगों को फोटोग्राफ्स देखने को मिले थे, बड़ा ऐसा मार्मिक था कि आंसू आ जाते थे। वो जो माँ जली हुई थी, उसके सीने से वो जली हुई बच्ची लिपटी हुई थी। उसमें अपन बहुत मेहनत की है, क्योंकि बहुत मार्मिक और एक माँ बेटी और सामाजिक मामला था। उसमें उस जो एक्यूज था उसको उमरिया कोर्ट से फांसी हुई, उसको हाई कोर्ट से मेंटेन किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट गया, अभी मेरे को उसका स्टेटस नहीं मालूम, परंतु उसमें मैंने बड़ी मेहनत की थी और ये संदेश भेजने का प्रयास किया था कि समाज में यदि ऐसे लोग हैं तो उनको जो उचित सजा मिलनी चाहिए। सैकड़ों लोग वकालत की पढ़ाई करके अधिवक्ता बनते हैं और कुछ तो दूसरी लाइन में भी चले जाते हैं और लॉयर भी क्रिमिनल रहते हैं, सिविल रहते हैं, कोई फौजदारी के मामले देखते हैं। ये क्रिमिनल वाला जो मामला था, क्या इसमें कैसे आप चले गए? इसमें क्या आपकी विशेष रुचि थी या लगता था कि नहीं, किसी चीज़ों को खोजना चाहिए, सत्य को सामने लाना चाहिए? एक्चुअली मैं सर, आप महसूस किए होंगे कि जब भी कोई क्रिमिनल मामला आता है तो उसमें जो आरोपी जो कथित रूप से कहे जाते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि हमने अपराध नहीं किया है, या कहते हैं कि मैं नहीं था, या कहते हैं कि पुलिस ने मुझे झूठा फंसा दिया, या कहते हैं कि रंजिशन मुझे झूठा फंसा दिया। इन सब बातों को लेके मेरे मन में यह आया कि यदि ऐसा है तो इसको कहीं ना कहीं सत्यता तो लानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे एक्चुअली में अभ्यास करने से और न्यायालय में काम करने से, देखने से, कुछ मैं सरकारी वकील रहा, तब मुझे बड़े वकीलों के साथ उनका परीक्षण काम करने का मिला और सीधे मैं जजों के साथ संपर्क रहता रहा, तो उनसे बातचीत करता रहा। और दूसरी बात, मेरा स्वयं की एक रुचि थी कि अपराध कैसे होता है, क्यों होता है, उसके पीछे मेंसेरिया क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों लोग अपराध करते हैं, ये सब मेरे अंदर बहुत दिनों से थे। अभी भी मेरा जो रूटीन है, उस रूटीन में अभी मैं इस तरीके के मामले रोज पढ़ता हूँ, प्रयास करता हूँ और जागरूकता इसमें मेरी बनी रहती है। जब भी कोई नया चीज़ मेरे को देखने को मिलता है, यदि मेरा कोई जूनियर वकील भी कोई नई चीज़ बोल देता है, तो मैं उसको अपने मन में रिपीट करके अपने मन में रखता हूँ और प्रयास करता हूँ कि आने वाले केसों में इसका उपयोग करूँगा। क्रिमिनल प्रोफेशन निश्चित रूप से, क्रिमिनल लगभग जो वकील आता है परसेंटेज में वो ज़्यादा चाहते हैं मैं क्रिमिनल लॉयर बनूं, परंतु क्रिमिनल लॉयर बहुत पेचीदा काम है, उसमें तार्किक शक्ति बहुत होनी चाहिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड
क्योंकि कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ जो गवाह है वो उत्तर देता है और उसी उत्तर से नया प्रश्न बनाना पड़ता है और उस नए प्रश्न में ये देखना पड़ता है, मन के अंदर एक वो मशीन चलती रहती, देखना पड़ता है ये प्रश्न यदि मैं करूंगा तो कहीं हमारे खिलाफ ना उत्तर आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ा और साधना का काम है। जो लोग भी आज ऊंचाइयों में पहुंचे हैं, मेरी तो अभी छोटी सी उम्र है, ज़्यादा मैं इस ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाया, परंतु जो लोग ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं उन लोगों ने इस प्रोफेशन में बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत अनुभव है। क्रिमिनल लॉयर बनना सबका सपना होता है, सभी लोग जो वकालत करते आए, मेरी इच्छा है कि आने वाली पीढ़ी इस जो वर्ग है क्रिमिनल प्रोफेशन में काम करे। उमरिया में एक बहुचर्चित मामला हुआ था, चंद्रिका राय पत्रकार थी, उनका हत्याकांड हुआ था। उस मामले को आपने काफ़ी करीब से देखा होगा और उसमें कुछ जिनके ऊपर आरोप आए थे उनके लिए आपने शायद न्यायालय में उनका पक्ष भी रखा था, तो काफ़ी, कहने का मतलब कि काफ़ी नज़दीकियों से आपने उस मामले को। चंद्रिका राय उमरिया के बड़े नामी ग्रामी पत्रकार थे, कम समय में उन्होंने ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया था और ग्रामीण परिवेश से आते थे और सहज व्यक्ति थे। अचानक उनका और उनके परिवार का हत्या हो गया। उस हत्या में जो प्रारंभिक दिनों में जो पुलिस ने जांच की, पूरे SIT बनी और ये सब लोग आए, उन लोगों ने ये माना कि उनका जो ड्राइवर यादव था उसने हत्या किया। उसके बाद चालान भी पेश हो गया उसमें और अन्य वकील उसमें पैरवी करते रहे, परंतु उनके परिवार के लोगों को लगा कि ये सच्चाई नहीं है, तो उन लोगों ने एक CBI के लिए रिट पिटीशन हाई कोर्ट में पेश किया और रिट पिटीशन के बाद जो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने कहा कि इसकी CBI इंक्वायरी कराई जाए। तो जब CBI इंक्वायरी हुई तो CBI के जो दिल्ली की टीम आती थी, उस टीम में बहुत सारे लोग थे, कम से कम उमरिया के 20-25 लोगों को उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया, उनको बुलाया, पूछताछ की, बहुत सारे इस संभाग के लोगों को, नामी ग्रामी लोगों को भी बुलाया और उनसे भी पूछताछ की। तो उसमें एक्चुअली में एक मामला आया था कि एक ऐसे कुछ लोग थे जिसमें कि उन व्यक्तियों को चंद्रिका राय केस मामले में उनका DNA परीक्षण कराया जाना है। कानून ये कहता है कि DNA परीक्षण तभी होगा जब सामने वाला व्यक्ति जिसका कराया जाना है उसकी सहमति ले लिया जाए, उससे पूछा जाए, तभी कराया जा सकता है। मैं UN में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और Z-Learn का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। उस मामले में एक पुलिस ने सस्पेक्टेड रूप से एक आरोपी बनाया था, उसको मानती थी कि इनसे यदि पूछताछ करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो है आरोपी हो सकते हैं, आरोपी बनाए जा सकते हैं। उसी बात को लेके हमारे पास आए और वकीलों के साथ आए, तो उमरिया के जो अन्य वकील से क्रिमिनल लॉयर थे उनके साथ मैंने डिफेंड किया था उनको कि इनकी कंसेंट नहीं है या क्यों इनको पूछा जा रहा है या क्या है, अभी इसको CBI को प्रमाणित करना पर इस स्टेज में मैंने काम किया था। और फिर लास्ट में वो CBI केस में जो है यहाँ से बना, FIR हुई, दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ और वो फिर CBI कोर्ट जबलपुर में चला गया, वहाँ ट्रायल होता है। फिर उस समय मेरी उस केस में कोई भूमिका नहीं। ये तो थी आपके वकालत और इस पेशे की बात। जी सर। अपन आपके जीवन की तरफ चलते हैं और बहुत लोग जो आपको जानते हैं, काफ़ी लोग तो खाली नाम से जानते हैं कि पुष्पराज सिंह है, बड़े अधिवक्ता हैं, कोई नागरिक मंच के माध्यम से जानता है, तो कोई कांग्रेस का नेता जानता है आपको। पारिवारिक पृष्ठभूमि में चलते हैं, आपके पिता मूलतः शहडोल जिले के बरौंधा क्षेत्र के निवासी थे और वन विभाग में कर्मचारी वो थे, पदस्थ थे, वहाँ पर रेंजर थे। तो पिताजी, अक्सर ये देखा गया है कि पिता जैसा रहता है फिर उनके बच्चे जो रहते हैं तो नौकरी पेशा वाले तो नौकरी में जाते हैं, व्यवसाय वाले व्यवसाय में जाते हैं, नेता का बेटा नेता, अधिवक्ता का बेटा अधिवक्ता बनता है। तो ये पिताजी का ख्वाब होगा या आपका ख्वाब? कभी आपने नहीं सोचा कि मुझे नौकरी भी करनी चाहिए या फिर वकालत में कैसे आ गए? एक्चुअली में सर हुआ उस समय जो मेरे फादर थे, अविभाजित शहडोल का हिस्सा था व्यवहारी, वहाँ के मूलतः रहने वाले थे और यहाँ उमरिया में आके बहुत दिनों तक वो रेंजर थे और यहीं पे बचे रसे। हम लोग भी यहीं पैदा हुए, सब पढ़ाई वगैरह, हम हमारी बहन, हम अभी जाने नहीं कि हम वहाँ के व्यवहारी के रहने वाले हैं। हमारे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैं नौकरी करूँ। मेरे को एक बार वन विभाग में भी लगाया तो जो DFO था वो बोला कि लड़के को और पढ़ाओ, तो मैं और पढ़ा, फिर भी वो चाहते थे कि मैं नौकरी करूं। मैं बाहर पढ़ के आया और पढ़ने के बाद
एक दो जगह इंटरव्यू दिया, कहीं किसी कारण से नाम आया, नहीं ज्वाइन कर पाया, मगर मैं एक अपने उमरिया जिले के एक नगर पालिका में ज्वाइन किया। करीबन 2-3 माह तक वहाँ नौकरी किया। नौकरी करने के बाद क्योंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, तो उस समय बीजेपी की सरकार थी, पटवा जी की सरकार थी, तो बहुत सारे वहाँ के बीजेपी के लोगों ने कहा ये कांग्रेस माइंड का आदमी है, और मुझे राजनीतिक कारण से हटा दिया। 1-2 पदों में ऐसी प्रकार से मेरी भूमिका रही, मैं नौकरी नहीं कर पाया। और जिन लोगों ने मेरे को चंदिया नगर पालिका से हटाने का प्रयास किया, आज वो मेरे मित्र हैं और वकालत वो भी करते हैं, उनको बहुत अफसोस है कि यदि हम ना हटाए होते तो हो सकता है एक अच्छा मित्र और एक अच्छा अधिकारी हमको मिल जाता, मगर वो आई गई बातें हो गई। आपको क्या लगता है कि उसमें रहते तो ज्यादा अच्छा रहता है कि अभी आप अपने सर वो तो बात है? मेरे जीवन का एक सिद्धांत है कि यदि पीछे मुड़ के देखेंगे तो कष्ट बहुत मिलता है सर। इसलिए आगे देखिए, आगे सोचिए। अब मैं वकालत पेशा में आ गया हूँ, अब मेरे को इसमें संतुष्टि है। और कभी कभी लगता है कि जिस तरीके से ऊपर के लेवल में वकालत चल रही है और जिस तरीके से शासन प्रशासन काम कर रहा है, इसमें भी अब वकालत में बहुत संघर्ष की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। जैसे आपने बताया कि मूलतः व्यवहारिक क्षेत्र के बरौंदा से रहने वाले थे और विस्थापितों के रूप में आपकी यहाँ उमरिया आए और फिर उमरिया में रहने लगे। करीब 2 दशक या उससे पहले की बात होगी जब आप यहाँ पर आपके पिताजी ने आपने मकान बनाया। जी। एक बात ये भी आई कि उस समय तो उतनी जांच वाँच नहीं होती थी, क्योंकि ये 2 दशक से भाजपा की सरकार है, अब कांग्रेस के नेता हैं। तो ये बात सामने कई जगह चर्चा में आई कि आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और वकालत की धौंस दिखाते हैं, इसलिए अधिकारी भी कुछ नहीं कह पाते हैं कि भाई कुछ करेंगे तो क्रिमिनल लॉयर हैं, बड़े लॉयर हैं, कहीं केस लगा देंगे। सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके वहाँ पे मकान बनाया हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर कि जब मेरे फादर थोड़ा सा स्वाभिमानी प्रकृति के थे, रिटायरमेंट के बाद सीधे चले गए गाँव अपने, वहाँ रह गए। मैं चूँकि यही पैदा हुआ था, पढ़ा, मेरे दोस्त यार, मेरे सब कुछ यहीं था मेरा उमरिया में, मैं नहीं गया। और जब नहीं गया तो उन दिनों 1988 के आसपास मैंने एक यहाँ पे शहडोल जिला उमरिया का लगता था, तो मैंने नजूल का आवेदन लगाया कि मैं चूँकि मेरा परिवार विस्थापित है, मेरे पिताजी विस्थापित है, तो ज़मीन दी है। तो प्रायोरिटी के आधार पर मेरा आवेदन पत्र यहाँ पे लगा और मेरे जितने भी उन दिनों तत्कालीन कलेक्टर्स थे उमरिया, जब जिला बना सतीश मिश्रा, उसके बाद जो यहाँ के अभी वर्तमान में कलेक्टर थे सत्येंद्र सिंह साहब, वहाँ पे उमरिया के एसडीएम थे, उन सब लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया। और इसके बाद रेणु पिल्ले जो कलेक्टर आई थी पहली उम्र के, उन सब लोगों ने रिकमेंड किया कि विस्थापित है आपको ज़मीन मिलेगी। और उसी अनुक्रम में जहाँ पे जितनी मेरी आवश्यकता थी घर बनाने की, उतने ही मैंने बनाया। मैं उन दिनों कांग्रेस में शक्तिशाली नेता के रूप में था। मैं चाहता तो आप बहुत सारी उमरिया में ज़मीनें में कब्जा कर सकता था, बेच सकता था, मैंने नहीं किया। मगर मेरा मुकदमा वगैरह तो नहीं चला, परंतु हाँ, मैं विस्थापित के रूप में हूँ और जो राजस्व रिकॉर्ड का जितना भी मेरे पक्ष में होना चाहिए सभी मेरे पक्ष में है। और मैं किसी से न किसी की ज़मीन को ज़्यादा प्रभावित किया न कुछ किया। एक शांतिपूर्ण कब्जेदारी के रूप में मैं वहाँ पे निवास कर रहा हूँ, उतने में मैं संतुष्ट हूँ। अधिवक्ता होने के साथ साथ आप कांग्रेस के नेता भी हैं और नागरिक मंच जो है वहाँ पर, उसके माध्यम से अभी आपने बताया कि एक सशक्त माध्यम है, लोगों का विश्वास है नागरिक मंच पे। जी सर। और आप कहीं ना कहीं उसकी अगुवाई करते हैं अपने मित्रों और साथियों के साथ मिलकर उसके। तो ये रेल रोको आंदोलन की तैयारी और नागरिक मंच के माध्यम से अपने आप को प्रेजेंट करना, लोगों के सामने नेता के रूप में प्रेजेंट करना, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपके अंदर में लगा कि मुझे राजनीति में आना है और नगर पालिका की बात कहें या फिर आगे मौका मिला तो? नहीं, मैं तो राजनीति में तो वही हूँ, कांग्रेस पार्टी मेरा बेस है। चुनाव लड़ने की आपके अंदर इच्छा है निकाय का ऐसे? ठीक है सर, मैं जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव लड़ता हूँ। निश्चित रूप से यदि चुनाव लड़ा तो कहीं ना कहीं उस पैशन को, उस जो तरीका है उसको जानता हूँ और बहुत दिनों से मैं काम कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों का मैं जिसमें कि समझ लीजिए कि दलवीर सिंह जी हैं, राजेश नंदिनी जी हैं, अजय सिंह जी हैं, नरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, और जितने भी लोग लड़े उनका सब मैं पीआरओ यारो जो इलेक्शन एजेंट वगैरह सब रहा, मैं जानता हूँ। और जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के टॉप क्लास के लीडर हैं, चाहे कोई भी हो, वो सब भी मेरे से परिचित हैं। और लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से आप वकालत में लोगों की मदद करते हैं, एक नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़िए। और उन लोगों ने मेरे अंदर एक भावना पैदा की है कि आपको लड़ना चाहिए चुनाव। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी है कि यदि मुझे जनता मौका देती हो तो एक बार मैं नगर पालिका जो है उमरिया का जो भी पद होगा उसके लिए लड़ूंगा और जितनी भी मदद हो सकेगा लोगों की करूँगा।
आपने एक तस्वीर तो बनाई होगी, एक मॉडल बनाया होगा, सोचा होगा कि मैं नेता बनूंगा, मन में इच्छा है और लोगों का सहयोग मिल जाता है तो कहीं न कहीं मन में रहता है कि ये काम अधूरा रह गया उमरिया के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए। उमरिया भले ही जिला बन गया, 1 दशक से ऊपर का समय हो गया उमरिया को जिला बने, काफ़ी समय हो गया, लंबा समय। लेकिन ये माना जाता था कि वो जो जिला मुख्यालय को जो विकास होना चाहिए, जो वहाँ की आवश्यकताएँ हैं, जो अधिकार हैं उसको नहीं मिल पा रहे हैं। क्या ड्रीम है आपका उमरिया को लेकर? देखिए, इससे उमरिया जो नगर पालिका थी, इससे पहले इस पंचवर्षीय के पहले तक केवल 15 वार्डों की नगर पालिका थी। जी। हम जिला नागरिक मंच के माध्यम से बार-बार 2 कार्यकाल से प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसकी संख्या बढ़ाओ, इसके वार्डों की संख्या बढ़ाओ। संख्या जब नहीं बढ़ी तो मैं स्वयं पिटीशन पे हाई कोर्ट में गया था और आज वर्तमान संख्या में उमरिया नगर पालिका परिषद की जो वार्डों की संख्या 24 हो गई है। हमारा ये मानना है कि जब 24 वार्ड हो जाएंगे तो ज़्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा जनप्रतिनिधि बनने में, और दूसरा जो सरकार है हमारे 24 वार्डों के बारे में सोचेगी तो ज्यादा विकास की राशि देगी। उमरिया नगर पालिका का जो उमरिया शहर का मैं बात बताऊं, उमरिया शहर राजस्व भूमि और वन भूमि में बसा हुआ है। उमरिया में 90% ऐसे लोग हैं जो बसाहट है, चाहे गांधी चौक हो चाहे कहीं की बात करूं, वो सरकारी भूमि में बना है। मेरी इच्छा ये है कि जब मैं कभी मेरे को ऐसा नगर पालिका के माध्यम से मिले तो मैं ये चाहता हूं कि जो उमरिया नगर में जो लोग अपना मकान बनाए हैं, दुकान बनाए हैं सरकारी भूमों में, आज वो दहशत की जीवन जीते हैं कि कभी भी सरकार तोड़ सकती है उसको मैं कानूनी जामा पहनाने का काम करना चाहता हूँ। दूसरी बात, उमरिया जो शहर है, उमरिया शहर की एक जो हॉकी पहचान थी और यहाँ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बने हैं और हॉकी आज की तारीख में विलुप्त हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये नगर पालिका के माध्यम से मैं एक बार पुनः ये हॉकी को उठाऊं और जो नर्सरी तैयार करूं और जहाँ पे जो बच्चे हैं हॉकी के जो टैलेंट, आज भी टैलेंट है। अभी उमरिया हॉकी ने अभी यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का जो होता है वो हॉकी चैंपियनशिप जीत के आई है, बालाघाट कहाँ पे हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि वो हॉकी विरासत यहाँ से बढ़े। और बहुत सारी बातें हैं जहाँ तक स्कूल है और बहुत सारी जो नगर पालिकाएं कर सकती विकास, उनके विषय में मैं प्रयास करना चाहता हूँ कि हर वार्डों में कम से कम, आजकल क्या है सर कि इतना सघन हो गई हैं बस्तियां, मेरी इच्छा है कि हर वार्डों में सामुदायिक भवन हो, उसमें बारात रुके, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और लोगों के छोटे मोटे कार्यक्रम, ये भी इच्छाएं हैं। नाली और बिजली पानी तो सरकार का उद्देश्य है, मगर ये सब मैं करना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत इच्छा है कि कभी यदि ईश्वर ने मौका दिया तो सब काम मैं निश्चित रूप से करूँ। प्रकृति ने वैसे तो उमरिया जिले को काफ़ी कुछ दिया है। अपन बात करें जैसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर जहाँ से पूरे देश विदेश से लोग आ जाते हैं, बहुत बड़ा टूरिज्म का प्लेस है वो। हम पाली की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ थर्मल पावर केंद्र है, संजय गांधी ताप विद्युत गृह, और जमुना जोहिला एरिया भी है जहाँ बीते कई दशकों से लगातार खनिज का उत्खनन होता है, कोयले का, और भी रेत की बात करें और भी पत्थरों की बात करें तो काफ़ी खनिज की तरफ से संपदा से अपना जिला भरा हुआ है। तो लगता है कि और जिले में कहाँ कहाँ विकास होना चाहिए, खासकर बांधवगढ़ को लेकर जो बाहर से टूरिज्म आता है, तो उमरिया को वो महत्व जो प्रॉपर उमरिया है। जिले में सर क्या है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया से 32 किलोमीटर की दूरी पे है। दुर्भाग्य यह है कि यहाँ एयर स्ट्रिप उमरिया में बना, परंतु उमरिया में सरकार की तरफ से या किसी भी बाहर के उद्योगपति की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि कोई मोटल बना दे, कोई 3 स्टार या 5 स्टार होटल बना दे, जिससे कि जो बाहर का टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट है, वो उमरिया में आके रुके, वो पैसा खर्च करे, यहाँ की टैक्सी ले, ऐसा कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, जो शासन स्तर पे था, उमरिया के आसपास ऐसा नहीं कि बांधवगढ़ ही सब कुछ है, उमरिया के आसपास बहुत सारी जगह है, वहाँ पे मड़ी बाग है और यहाँ पे पाली में भी बहुत सारी जगह है, बिलासपुर पे जोजा फाल है, यहाँ पे भी टूरिस्ट प्लेस नहीं बना पाया, जिससे कि टूरिस्ट उमरिया में या पाली में नहीं आता है, न रुकता है, कहीं पे भी नहीं रुकता, वो सीधे आता है। हम लोगों ने तो यहाँ तक देखा है सर कि वो ट्रेन से उतरा है और यदि उसको तो वहाँ से टैक्सी वगैरह नहीं आई बांधवगढ़ ताला से, तो जो टैक्सी टेम्पो बैठे रहते उसमें बैठ के वो ताला तक चला जाता है। परंतु उमरिया में उन्होंने चाय पीता है ना नाश्ता, तो उमरिया में जब पैसा नहीं आता है, देखिए विकास होता है पैसे से, जब पैसा नहीं आएगा तो क्षेत्र का विकास होगा नहीं। तो वो कब उमरिया में टूरिस्ट न रुकने से उमरिया का बहुत नुकसान हो रहा है। मैं हमेशा जब भी बड़ी स्तर की मीटिंग होती है इस बात को उठाता हूँ कि सर उमरिया में टूरिस्ट को रोकिए किसी प्रकार से, एक रात को भी रुक जाएगा तो बहुत पैसा आ जाएगा। तो ये सब का अभाव है। जहाँ तक माइंस का है सर, कॉलरी माइंस में, वहाँ पे भी यहाँ पे केवल उत्खनन का काम हुआ है उमरिया जिले में,
उत्खनन हुआ, बाहर के लोग आए, कर्मचारी आए, सब उत्खनन करके चले गए। उमरिया में बहुत सारे कॉलोनियों का कॉम्प्लेक्सेस है, बहुत सारी। आज से 5-10 साल पहले तो करीब 10-15 कॉलोनियाँ काम करती थी। मैंने मांग उठाई थी, ट्रेड यूनियन में एक बार बोलने का मौका मिला था, तो मैं गया था, मैं बोला था कि यहाँ पे एक जीएम मुख्यालय होना चाहिए, उमरिया में कर दो, शहडोल में कर दो, जिससे कि आवक जावक बढ़ जाए, लोगों की भर्तियां हो जाए, लोगों को मौका मिले। जिनकी छोटी छोटी ग्रीवांसेज है, छोटी छोटी मांग है, तो जीएम कार्यालय से निपटा ली। तो ये सब ऐसा हुआ नहीं। ये सब जनप्रतिनिधियों के स्तर का काम है, इन लोगों को करना चाहिए। हम छोटे स्तर के लोग हैं, सोच रखते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। सर, आपको कहीं न कहीं ये ऐसा लगता है कि जो एमएलए हैं यहाँ के या जो सांसद हैं, उमरिया की बात करें तो ज्ञान सिंह यहाँ से लगभग 8 से 9 बार सांसद रहे हैं, काफ़ी लंबा पीरियड रहा है उनका। अब उनके बेटे विधायक हैं। इधर बात करें अगर तो मीना सिंह यहाँ से कैबिनेट में मंत्री हैं, अभी भी हैं, पहले भी मंत्री रही हैं, तो प्रतिनिधित्व तो मिला है उमरिया को। तो क्या कहीं इनकी कुछ कमी थी या इन्होंने उमरिया को स्थान नहीं दिला पाए, क्या कारण है? कोई कमी हुई क्या इनसे? देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में जितना भी विकास के कार्य होते हैं और जो पैसा आता है बाहर से, उसमें जनप्रतिनिधियों की बड़ी। ज्ञान सिंह जी जो हमारे सांसद थे, विधायक थे, वो एक दूसरी सोच के आदमी थे। उनको एक्चुअली में क्या था कि वो ये समझ नहीं पाए कि विकास कहाँ करना चाहिए। उन्होंने केवल अपने गांव में रहते थे, वो गांव से जब शहर आते थे तो उनको लगता था सब कुछ विकास है, यहाँ विकास की जरूरत है, तो विकास की बात भूल गए। आज जरूरत है कि जो नए लड़के हैं, जैसे शिव नारायण सिंह जी बीजेपी से हैं, मीना सिंह जी हैं, ये सब नए सोच के लोग हैं। इन लोगों को यहाँ पे उमरिया में, जो उमरिया जिले में, सबसे पहले रोजगार के संसाधन तलाशने चाहिए, बाहर के लोगों को लाना चाहिए। आजकल बड़े बड़े लोग हैं, MOU साइन करते हैं और आके फैक्ट्रियाँ खोलते हैं। उमरिया जिले में ऐसा कुछ नहीं होता है। पुराने ज़माने में जो विकास की सोच थी, स्कूल बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, रोड बनवा दो, यहाँ तक। अब वो दृश्य बदला है। अब उस दृश्य में लोग जो है फैक्ट्रियों की मांग करते हैं, डैम्स की मांग करते हैं, एग्रीकल्चर की मांग करते हैं, बड़े बड़े स्टोरेज की मांग करते हैं। इस प्रकार का आ गया है जिसमें लोगों को रोजगार भी मिले और उस जिले इकाइयों की रेवेन्यू के संसाधन बढ़े। इन लोगों को करना चाहिए। हम अपने तरीके से केवल उनको सलाह दे सकते हैं। हमारी उनके पार्टी में कोई डायरेक्ट दखल तो है नहीं, अगर वो लोग करें, अच्छा हो, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं उनसे। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पराज जी, आज हमारे बीच अपनी बातें कही, और हम आशा करते हैं कि उमरिया के विकास का जो आपने ड्रीम देखा है वो सच होगा, और आने वाले चुनावों में आपको मौका भी मिलेगा और लोग आपको हाथों हाथ लेंगे और नगर के प्रथम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। इन्हीं आशाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।